हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रेट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस की सिलेबस को। इसमें आपके 9 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से हमने 7 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अभी अपना चल रहा है 8 नंबर टॉपिक, जीवों में श्वसन एवं परिवहन। इसके अंदर भी हमने जीवों में श्वसन को कंप्लीट पढ़ लिया था। अभी अपना चल रहा है परिवहन वाला टॉपिक, जिसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, पिछले लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो परिसंचरण तंत्र था उसको स्टार्ट किया था, और इसके अंदर जो भी परिसंचरण से संबंधित सामान्य जानकारी थी वो अपन ने देख ली थी। ठीक है, और एक परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था डायग्राम भी देख लिया था। उसके अंदर हृदय का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आज अपन हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हृदय वह अंग होता है जो कि रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और निरंतर धड़कता रहता है। यानी कि हमारा हृदय जो है ऐसा अंग होता है जो कि निरंतर धड़कता रहता है, यानी कि बिना रुके जीवन पर्यंत ये कार्य करता रहता है। ठीक है, तो हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? हमारा हृदय। ठीक है, और हमारी हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। और जो हृदय है वो वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है। देखिए, हमने जब श्वसन पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो फेफड़े हैं वो भी वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं, और इसी प्रकार जो हार्ट है वो भी वक्ष गुहा के अंदर ही स्थित होता है। इसका निचला सिरा यानी कि जो हिस्सा होता है ये थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है, बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। किसका? हृदय का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है, हमारी हृदय का आमाप यानी कि इसका साइज जो होता है हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यानी इसका आकार देखा जाए तो वो लगभग एक बंद मुट्ठी के समान या इसकी बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। ठीक है, हृदय के अंदर ऑक्सीजन समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त परस्पर मिले नहीं यानी मिक्स नहीं हो, इसके लिए हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले जो 2 कक्ष होते हैं वो तो आलिंद होते हैं, और निचले जो 2 कक्ष होते हैं वो निलय कहलाते हैं। ठीक है, अभी अपन हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, अपन देखेंगे कि आलिंद कौन से होते हैं और निलय कौन से होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है लगभग, और इसके अंदर 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था किसके लिए होती है? ब्लड को मिक्स होने से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हृदय के अंदर जब हमने कल परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र देखा था तब उसके अंदर देखा था कि शुद्ध रक्त भी उसी के अंदर से जा रहा था और अशुद्ध रक्त भी उसी में आ रहा था। तो इस प्रकार से जब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो मिक्स नहीं हो, इसके लिए 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इन कक्षों के बीच का विभाजन दीवार यानी कि जो इनको सेपरेट करने वाली जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को परस्पर मिक्स नहीं होने देती हैं। ठीक है, ये जो कल अपन ने परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र देखा था वही है। इसके अंदर यहाँ पे जो ये फुफ्फुसीय धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त जो है उसको हृदय से फेफड़ों तक ले जा रही है। यानी कि हृदय में जो अशुद्ध रक्त आता है अंगों से इकट्ठा होकर के वो फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। यानी कि एक तरफ तो इसमें अशुद्ध रक्त पहुंचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो होती है फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा जो होता है ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के अंदर लाती है। यानी कि दोनों ही तरह का ब्लड जो होता है वो हृदय के अंदर आ रहा है, और इसी की इनको अलग अलग रखने के लिए ही इसके अंदर 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं और नीचे वाले 2 निलय होते हैं, और हृदय जो होता है वो बाई तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कल हमने हृदय की धड़कन भी पढ़ी थी। इसके अंदर यानी हृदय स्पंदन जो अपन ने पढ़ा था उसमें आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि हृदय की जो धड़कन होती है वो पेसमेकर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पेसमेकर को SA नोड भी कहा जाता है, और ये राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद जो होता है उसके अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पेसमेकर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि
हृदय स्पंदन आपके इसमें बुक में दे रखा है टॉपिक, इसलिए यानी कि उसको कौन नियंत्रित करता है, तो पेस मेकर नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखेंगे हार्ट की क्रियाविधि, यानी कि वो कैसे काम करता है, उसके अंदर किस प्रकार के अलग अलग कोश होते हैं या ये कक्ष होते हैं, तो उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और हार्ट के बारे में एक और फैक्ट ये ध्यान में आपको रखना है कि हृदय जो होता है वो स्वयं की पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि वो किसी और के द्वारा नहीं, वो स्वयं की जो पेशियाँ होती है उनके द्वारा ही ये नियंत्रित होता है। ठीक है, और जो मनुष्य के अंदर हार्ट के अंदर 2 बार रक्त आता है और वापस जाता है, इसलिए दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कि स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रुधिर जो होती है हृदय के अंदर 2 बार प्रवेश करता है। ये हैं फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं जो हार्ट है उसकी किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, उसको मैंने कोष्टक के अंदर या कक्षों के अंदर बांट दिया है। अपन ने अभी देखा था कि हार्ट के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 कक्ष हो गए। ठीक है, ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं और नीचे वाले ये दोनों हिस्से नीले कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि इधर वाले जो है ये बायां आलिंद है और इधर वाला दायां आलिंद है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से अपन ये ध्यान में रखेंगे कि इधर अपना बायां आलिंद है और इधर दायां आलिंद है। ठीक है, और इधर ये बायां निले हैं और ये इधर वाला दायां निले हैं। ठीक है, देखिए बायां निले जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि ये हल्का सा बड़ा होता है अन्य कक्षों से। ठीक है, और ये दोनों आलिंद जो होते हैं वो दोनों नीले से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो महाशिरा होती है, ये महाशिराएं जो होती है अशुद्ध रक्त को अंगों से इकट्ठा करके, यानी कि ये जो महाशिरा होती है वो CO2 युक्त जो अशुद्ध रुधिर होती है उसको हृदय के दाएं आलिंद के अंदर चलाती है, यानी कि सारे अंगों से इकट्ठा करके ये जो महाशिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद के अंदर लाती है, और यहाँ से ये त्रिवलनी कपाट के द्वारा, यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको त्रिवलनी यानी कि ट्राई कप्सिड वॉल्व कहा जाता है, त्रिवलनी कपाट कहा जाता है, यहाँ से ये दाएं नीले के अंदर आ जाता है। ठीक है, और दाएं नीले से ये फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा, यानी कि जो फुफ्फुसीय महाधमनी होती है उसके द्वारा ये जो CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर होता है वो फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और फिर जब ये अशुद्ध रक्त जो होती है वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो वहां पे जो शुद्ध हो रखा ब्लड होता है वो फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से, कौन से सिरा के माध्यम से, फुफ्फुसीय सिरा जो होती है ये फेफड़ों से रक्त को लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम सिरा है। लेकिन ये एक्चुअली में कौन सा ब्लड लाती है, शुद्ध ब्लड लाती है। ठीक है, तो जो फेफड़े होते हैं वहां से शुद्ध यानी कि CO2 मुक्त जो रुधिर होता है वो फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा बाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है। ठीक है, और बाएं आलिंद से ये द्विवलनी यानी कि बाई कप्सिड जो वॉल्व होता है उसके द्वारा ये बाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें क्रियाविधि के बारे में यही साधारण रूप से ध्यान में रखना है कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो है अशुद्ध ब्लड जो होता है उसको महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है, और दाएं आलिंद से ये ट्राई कप्सिड वॉल्व जो होता है यानी कि त्रिवलनी जो कपाट होता है उसके माध्यम से दाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ से ये फुफ्फुसीय महाधमनी जो होती है उसके द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पर जो शुद्ध रक्त होता है वो फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद के अंदर भेजा जाता है, और बाएं आलिंद से ये बाई कप्सिड वॉल्व यानी कि द्विफलनी कपाट के द्वारा बाएं नीले के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ से ये महाधमनी के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये जो है चारों कोष्ठक साथ साथ ही कार्य करते रहते हैं फ्रेंड्स। जब ये दोनों से यहाँ से तो अशुद्ध रक्त आ रहा है और यहाँ से शुद्ध रक्त आ रहा है, दोनों में एक साथ ही आते हैं, और फिर जब ये दोनों वॉल्व जो होते हैं वो एक साथ ही खुलते हैं और दोनों आलिंदों के अंदर संकुचन होता है, जिससे ये दोनों वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड एक साथ जो होते हैं नीले के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इस दौरान लब की धमनी सुनाई देती है। कौन सी धमनी सुनाई देती है, लब की धमनी सुनाई देती है जब ये दोनों वॉल्व खुलते हैं तब। ठीक है, और जब ये ब्लड जो होता है वो नीले के अंदर आ जाता है, दोनों नीले के अंदर, तब ये वॉल्व जो होते वापस बंद हो जाते हैं, और
यहाँ पे जो इनके जो महाधमनियों के जो ये महाधमनी और ये जो फुफ्फुसीय धमनी होते हैं, इनके वॉल्व जो होते हैं वो खुल जाते हैं और फिर नलियों में संकुचन के द्वारा जो है इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लड को। और इस दौरान जो होती है जब इनके वॉल्व जो है वो खुलते हैं तब भी इनमें डब की ध्वनि सुनाई देती है। तो इस प्रकार से जो है हृदय के स्पंदन के अंदर लब डब की ध्वनि भी सुनाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये संकुचन और अनुशीतलन यानी कि जब संकुचित होते हैं तो संकुचन की प्रक्रिया और अनुशीतलन यानी वापस जब ये अपनी विराम अवस्था में आ जाते हैं तो अनुशीतलन की अवस्था, तो इनमें अलग-अलग समय लगता है। इतना आपकी बुक में दिया गया नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि जब सिस्टोल की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर 0.1 सेकंड का समय लगता है और डायस्टोल की प्रक्रिया होती है तब 0.7 सेकंड का समय लगता है। ठीक है? इसके लिए आलिंदों के लिए और टोटल मिलाकर 0.8 सेकंड का समय लगता है और ये एक हृदय स्पंदन के बराबर होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो होती है जब ये महाधमनी के द्वारा जब ये जाता है तब तो यहाँ पे नलियों के अंदर संकुचन के समय तो यहाँ पे 0.3 सेकंड का समय लगता है और जब वापस ये अनुशीतलन अवस्था के अंदर आते हैं तो 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी 0.8 सेकंड का ही समय लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रियाविधि चलती रहती है। आपको इनमें सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो महाशिरा होती है उसके द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ पे लाया जाता है, दाएं आलिंद के अंदर। और जो फुफ्फुसी सिरा होती है उसके द्वारा फुफ्फुस यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ से शुद्ध रक्त को लाया जाता है। ठीक है। और दोनों जो आलिंद होता है और नेले होता है दोनों के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं नेले के बीच में कौन सा कपाट होता है, तो बाई कपसिड। बाह बाह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि बायां आलिंद बायां नेले बाई कपसिड बोलो। और ऐसे ही दाएं आलिंद के अंदर और दाएं नेले के बीच में, दोनों के बीच में ट्राई कपसिड वोल्व होता है यानी त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन देखेंगे हृदय स्पंदन के बारे में कुछ और फैक्ट है वो देख लेते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियों यानी कि जो पेशियों हृदय की जो कक्ष की भित्तियां होती है, जो भी अपन ने 4 कक्ष देखे थे उनकी भित्तियां पेशियों की बनी हुई होती है और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती हैं। ये लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर के हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाती है। ठीक है। जो कि अपन ने पहले भी देख ली थी। ठीक है। और यह है यानी हृदय स्पंदन हार्ट बीट जो होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 72 प्रति मिनट होती है। ठीक है। 72 पर मिनट होती है। और हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है यानी लगातार हृदय जो है वो स्पंदन करता रहता है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। कौन से यंत्र का? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। और ये जो स्टेथोस्कोप यंत्र होता है यह हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति होती है। क्या होती है? ये हृदय स्पंदन जो होती है उसकी ध्वनि को आवर्धित करके यानी कि जो हृदय की ध्वनि होती है वो तो बहुत ही कम डेसिबल की होती है, तो उसको जो आवर्धित करके सुनाई कौन सा यंत्र देता है, तो वो स्टेथोस्कोप होता है और इसके माध्यम से ही हृदय की धड़कन को सुना जाता है। ठीक है। इसके अ, ये जो स्टेथोस्कोप होता है इसके एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा हुआ होता है जिसको चेस्ट पर लगाया जाता है और इसके अंदर एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 एयर पीस होते हैं यानी श्रोतिका लगे हुए होते हैं और ये एक नली के द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा स्टेथोस्कोप। इसके अंदर ये श्रोतिका है यानी कि जो एयर पीस होते हैं वो है और ये चेस्ट पीस होता है। ठीक है। और ये ट्यूब के माध्यम से एक नली के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। और जब डॉक्टर जो होते हैं हृदय की धड़कन को देखते हैं तो चेस्ट पीस यानी इसको चेस्ट पर रखते हैं और या पीठ पर रखते हैं और फिर श्रोतिका के माध्यम से हृदय स्पंदन जो होती है उसको देखते हैं या सुनते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने करी थी जो कि अंग्रेज था और इसने रक्त परिसंचरण की खोज करी थी। ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि रक्त शरीर की वाहिनियों के अंदर दोलन करता रहता है। यानी कि जब रक्त परिसंचरण की खोज नहीं हुई थी उस वक्त सबसे पहले किसने बताया था कि रक्त जो है वो शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है, तो ये विलियम हार्वे ने ही बताया था। इसलिए रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय विलियम हार्वे को ही जाता है। ठीक है। इस इनका जब इन्होंने ये कहा था कि रक्त शरीर की वाहिनियों के अंदर ही दोलन करता रहता है तब कई लोगों ने इनका उपहास भी उड़ाया था और लेकिन
आखिर में इन्होंने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी है, तो बहुत बड़ा काम किया है। तो जो अच्छे कार्य करते हैं उनका उपहास ही किया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार की जब ये बात बोली गई थी तब इसको परिसंचारी यानी कि सर्कुलेटर कहा जाता था, ठीक है। और मृत्यु से पहले परिसंचरण को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में ही मान्यता मिली थी, लेकिन बाद में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतु होते हैं उनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में ये रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वे अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः इन परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हाइड्रा और स्पंज जैसे जो जंतु होते हैं उनके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बल्कि उनकी जगह ही जो जल होता है उनके शरीर में प्रवेश करता है और उनके द्वारा ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जीवों के अंदर परिवहन जो था उसको अपन ने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पादपों के अंदर परिवहन को देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो जीव होते हैं उनमें पादप भी आते हैं, तो अपन ने मनुष्य के अंदर और अन्य जो जीव होते हैं उनमें तो देख लिया है, लेकिन अब पादपों का बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देख लेंगे। और फिर परिवहन वाला टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उत्सर्जन को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।